हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वे कौन से छात्र हैं जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं और उन्हें बचाया जाता है। एक ज़माना था कि हमारी जब निराला जी ने लिखा, वह आता पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकोड़िया टेक। तो वो ज़माना क्या था? वो ज़माना था जब हम सभी दाने-दाने को परेशान थे। और वही ज़माना था जब हमारी सारी बीमारियां न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के चारों तरफ घूम रही थी। इम्यूनिटी कम होती थी, इन्फेक्शन ज़्यादा होती थी, ट्यूबरक्लोसिस होती थी, वगैरह वगैरह। फिर आप 70s में आइए, तो क्या ज़माना आया? शहरयार ने लिखा, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब ये वो जमाना था जब साइकोलॉजिकल टेंशन उभर के सामने आया। आज के युवक की बीमारी, शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये सब बात की बात है। उसकी तकलीफ है लोनलीनेस। आपका बच्चा अभी छात्र है और लगातार तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन क्या वो स्वस्थ है? क्या वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हो सकता है? फिजिकली वो स्वस्थ हो, लेकिन क्या वो वाकई मानसिक तौर पर स्वस्थ है? क्या वो टारगेट अचीव कर सकता है? वो तो खुद को सुधा है। ये समझना और जानना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर हाल में अपने अपने फील्ड में एक्सेल करे। उसके लिए अमरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। देश नहीं जबकि विदेश में भी इन्होंने सेक्रेटरी बड़ा काम किया है, खासकर बच्चों पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सवाल लाइव पर। मैं ये समझना और जानना चाहता हूँ कि अक्सर आती खबर, अभी हाल के दिन कोटा में सुसाइड, मुखर्जी नगर वहाँ सुसाइड, जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो हब बन चुका है कोचिंग का, वहाँ सुसाइड की बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। क्या वजह है इसकी? पहली बात तो आपका आभार मानता हूँ, संवाद लाइव को हमारी सभी शुभकामनाएं इस अवसर के लिए। और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में हर वर्ष 15,000 से अधिक छात्र हम खो देते हैं आत्महत्या के कारण। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ये आंकड़े जो हमारे पास आते हैं, ये हर देश में अंडर रिपोर्टेड, कम से कम 6 से 8 गुण। तो हम ये समझ के चले कि लगभग 80-90 हज़ार लोग, छात्र मर जाते हैं। और हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वे कौन से छात्र हैं जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं और उन्हें बचाया जाता है। तो वे लगभग इसके 10 गुना हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हर साल किसी भी सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी रूम या साइकेट्री डिपार्टमेंट सब मिला के कितने लोग आत्महत्या के प्रयास के लिए, इलाज के लिए जाते होंगे, वो संख्या लाखों में है। अब ये जानने के बाद ये प्रश्न तो उठता है कि ये क्या, ये कौन सा आयाम है जीवन का जो लोगों को, कोई आत्महत्या करने में सफल हो जाता है दुर्भाग्य से और कोई बच जाता है, मगर लोग करते क्यों? इसके एकदम साफ शब्द में कहें तो ये सामाजिक तनाव और मानसिक तनाव का एक प्रकटीकरण। ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि मानसिक बीमारी से ही लोग मानसिक आत्महत्या का प्रयास कर। हालांकि लोगों के दिमाग में ये तस्वीर बैठी हुई है कि कोई मानसिक रूप से परेशान हो गया, कोई मानसिक रूप से भयंकर रूप से बीमार हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या का प्रयास किया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों की सहनशीलताओं में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। यहाँ पर मैं टोक रहा हूँ आपको, लेकिन डॉक्टर साहब, दो मूवी मुझको याद आ, एक थ्री इडियट और एक तारे जमीन। थ्री इडियट का एक छोटा सा सीन है जब वो एक छात्र जो सुसाइड कर लेता है, जो इसके प्रिंसिपल फादर फोन करते हैं कि आपका बेटा फिर इधर है, वो सुसाइड कर लेता है। तो आमिर खान का होता है कि इसको ये किलिंग है और इस तरीके पूरा करता है कि वो डॉक्टर को पता ही नहीं कर सकता। इससे आप किससे सहमत हैं और इसको कैसे देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सीन है उसको हम किस तरीके से देख करके अपने आप में समाहित कर सकते हैं कि कम से कम इस तरीके से दोबारा ना? देखिए, पिक्चर में बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं कि वो ड्रामा है और वो ड्रामेटाइज करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो इतना हार्ड मैसेज ना दिया गया होता तो शायद हमें आपको याद भी नहीं रहता।
दैट सुसाइड इज ए मर्डर और समबडी इज रिस्पॉन्सिबल, ये फिलॉसफी तो बहुत अलग है। सवाल ये है कि कुछ लोग, हर शख्स का मानसिक शक्ति एक जैसी नहीं है और हमें असाधारण शक्तियों की आवश्यकता, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही असाधारण होता जा रहा है। हमारी छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक शक्तियां कम होती जा रही हैं, उनका सामाजिक संबल कम होता जा रहा है और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही। कुल मिला के व्हाट वी कॉल इट रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स का क्या चक्कर है। कुछ लोग हैं जो पैदाइशी रूप से अधिक जोखिम में रहते। मान लीजिए किसी के माता पिता में कोई शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन बीमारी रही हो, तो उसके बच्चे में वो बीमारी होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उसमें आत्महत्या की संभावना भी अधिक हो सकती है। ये एक तथ्य है, मगर सब में तो नहीं होते, ऐसे सिर्फ 10% लोग। तो वो 90% क्या है? वो 90% वे लोग हैं जिनमें तनाव की सहनशीलता कम है, जिनका व्यक्तित्व इस प्रकार से सामने आया है जिसमें कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं जो जीवन के लिए ठीक नहीं है, जैसे इम्पल्सिविटी, जैसे इम्पेशेंस, जैसे हाई एंजाइटी, जैसे कि हमेशा उदास रहना। आप देखिए कि बीमारियां कालखंड से देखी जानी चाहिए। एक जमाना था कि हमारी, जब निराला जी ने लिखा, वो आता पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकुड़िया टेक। तो वो जमाना क्या था? वो जमाना था जब हम सभी दाने दाने को परेशान थे, और वही जमाना था जब हमारी सारी बीमारियां न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के चारों तरफ घूम रही थी। इम्यूनिटी कम होती थी, इन्फेक्शन ज़्यादा होते थे, ट्यूबरक्लोसिस होती थी, वगैरह वगैरह। फिर आप 70s में आइए तो क्या जमाना आया? शायर याद ने लिखा, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब ये वो जमाना था जब साइकोलॉजिकल टेंशन उभर के सामने आया, लोगों को इसका चित्रण मालूम पड़ा कि सीने में जलन होती। जाने कितने उस जमाने में 20% पेशेंट्स इन आईसीयू यूज्ड टू बी एडमिटेड बिकॉज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, साइको, या आप हाई ब्लड प्रेशर का नाम देते थे, आपका डिप्रेशन है और डायग्नोसिस होती थी हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत आम बात। मगर आज देखिए, आज की बीमारी क्या है? आज की बीमारी है, जब से अभी यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ के जो चीफ सर्जन है उन्होंने चर्चा शुरू की, अच्छी चर्चा शुरू की, अकेलापन। तो आज के युवक की बीमारी, शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये सब बात की बात है। उसकी तकलीफ है लोनलीनेस, होपलेसनेस, सैडनेस, इम्पल्सिविटी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। ये इन 6 सिंड्रोम को आप पकड़ लीजिए और आप पूरे उसके व्यवहार का चित्रण कर सकते हैं। ये उसकी समस्या है। लोनलीनेस पे 1,500 पब्लिकेशन हर साल रिसर्च के छप रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो एक समस्या, जैसे किसी जमाने में चेचक की समस्या हमारे सामने आ गई, हैजी की समस्या आ गई, लेप्रोसी की समस्या आ गई, तो उस पर रिसर्च हुआ। इसी तरह से ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये हम सिर्फ डिप्रेशन वालों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे बच्चों में अकेलापन बढ़ता जा रहा है, और शोध पत्र तो हमें ये भी बताते हैं कि यारी दोस्ती का कैप्सूल समाप्त होता जा रहा है। तो दरअसल इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूक्लियर फैमिली जिम्मेदार है। अब जॉइंट फैमिली तो खत्म होती है, न्यूक्लियर फैमिली जिम्मेदार है जहाँ की दोनों मदर फादर अर्निंग है, या फिर जो मोबाइल का चलन बढ़ गया बच्चों बीच में, वो है? देखिए, समाज एक डायनेमिक फ्लूइड है, ये निरंतर बदलता रहता है, मगर कहीं हम समाज की तेज चल रही धारा को पहचान नहीं पाए। कुछ दशकों में समाज बहुत तेजी से बदला। आप देखिए कि आप सोचिए, मान लीजिए मल्टी स्टोरी न होते, सब मोहल्ले होते, तो जिंदगी क्या होता? मान लीजिए
ठीक है, मान लीजिए गांव होता और गांव से गांव में बुलेट ट्रेन होती तो क्या होता? बहुत जीवन की उस शकील ने लिखा है, उलझी है दारी सारी दुनिया रोटी के जाल में। तो हमारी हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ने हमें बहुत परेशान, हमें इस बात ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि हम कल्चर, पेरेंटिंग, परिवार की तरफ ध्यान दें। अब आज माता पिता के पास समय नहीं है बच्चियों के साथ बैठ के ताशपत्ती खेलने का, तो वो वीडियो पार्लर में खेलेंगी, आप उसे ना कैसे कर? तो हम एक विरोधाभास पुरानी मान्यताओं के साथ जी रहे हैं, नई चीज़ों, नए उत्तर हमें मिल नहीं रहे हैं। हमें अपने जीवन की जीवन शैली के नए आयाम इसी समाज से मिले, और यही बच्चे हमें ये बताएंगे और हाथ पकड़ के कहेंगे कि एनफ, यू ऑल्सो लिव लाइक आई वॉन्ट टू लिव। ये बताएंगे कि मुक्त मन से जीना एक वक्त की रोटी से ज़्यादा जरूरी। ये तो बीमारी है जो आपने बताया, जी सिम्टम्स भी आपने बता दिए, जी, लेकिन इसका इलाज क्या है? परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या? पहली बात है कि जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन आए। जैसे हम कहेंगे कि जैसे विषय है, हमने विषय शुरू किया मानसिक विज्ञान, आपने विषय आत्महत्या कर लिया। मेरा कहना है कि 10वीं कक्षा में अगर 10 किताबें हैं तो हर किताब के 2 पन्ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में होना चाहिए। बच्चा अपने आप जान जाएगा कि आईक्यू क्या है, मेमोरी क्या है, सिम्टम क्या है, उदासी क्या है, निराशा क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। जैसे मेरी किसी छात्रा से चर्चा हो रही थी जिसने कहा मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो मैंने कहा कितने वर्ष लगते हैं? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा उसमें कम से कम 13-14 साल लगेंगे, आपको मालूम है? तो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होनी चाहिए कि उन्हें फ्यूचर में जो करना है, जो जानना है, जिस तरफ सोचना है, वो इन्फॉर्मेशन स्कूल या कॉलेजेस में दी जाए। उनमें हमें देखिए, कोई कुछ भी दे दे, अल्टीमेटली तो जब आप तैरने जाते हैं तो आपका बदन होता है, और उसमें जो शक्ति होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वहाँ नकली चीज़ें काम में नहीं आती। आपकी आत्मिक शक्ति ही आपका संबल बने। द मैसेज फॉर पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी। हम बगैर ये सिखाए कि कैसे जियो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चुनौतियों से एक साथ लड़े और जिए, और वो हो नहीं पाता। डॉक्टर साहब यूँ कह लिए हमें अपने बच्चों को इस बात को लेकर इनको टीच करना चाहिए, बताना चाहिए हाउ टू काउंटर द फेल्यूर। अरे हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं। यही लेसन हमें देना है कि हमें ये चाहिए कि हमारे बच्चे इतने सशक्त हों ज़हनी तौर पे, ज़हनी तौर से और फिजिकल तौर पे, जिससे हंसते हंसते वे अपनी चुनौतियों को झेल सकें। आवश्यकता है इस बात। अब ये ज़हनियत आएगी कैसे? क्योंकि हमने उसका तो कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। अब ये जाति, जैसे अगर मैं पूछूं कितने छात्रों में डिसिप्लिन है, तो ट्यूशन के समय के लिए है करीब 20 से 25% बच्चे बगैर ब्रेकफास्ट खाए जाते हैं स्कूल। ठीक है, आपने वहाँ उनको मिड डे मील दे दिया, मगर वो सेम नहीं है क्योंकि रूटीन ही नहीं है। कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पहले वर्जिश करेंगे, फिर कुछ प्राणायाम करेंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर स्कूल जाएंगे। हमने प्रकृति के विरुद्ध काम किया है। जैसे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते तो आपने कहा 2 सेशन चला दीजिए, मतलब आप 7 बजे आइए, आधा घंटा। हमें 5 बजे उठना सिखाया गया है और 1 घंटे मुझे अपने आप से बात करना है। आई वॉन्ट टू इंट्रोस्पेक्ट। और आप कह रहे हैं कि आप पहले 7 बजे स्कूल में आइए, सिर्फ इसलिए कि आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप हमें चाहते हैं सोसाइटी में कि नहीं चाहते। आप ही हमारी जीवन धारा मोड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आपको आता नहीं है, तो ये तो नहीं चल सकता। फिर हमारी आप वर्क एक्सपीरियंस,
हमारे यहाँ काम का कल्चर क्या है? कोई भी कभी भी बुलाएगा, कोई डायरी मेंटेन नहीं करेगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखेगा। सेठ जी 10 बजे बुलाएंगे, बॉस 12 बजे बुलाएंगे। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं शाम को 8 से 9 बजे तक अपने बच्चे के साथ मैथमेटिक्स या संस्कृत पढ़ूंगा। फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा कैसे, वो कहाँ से बन जाए? मतलब एक प्रॉपर बैलेंस नहीं है प्रोफेशनल लाइफ और नहीं, नहीं। पर्सनल लाइफ में। आप अपने समाज की रचना ही ऐसी हुई है कि सब कुछ घोलमेल हो गया है। उसमें एक मर्यादित जीवन का स्थान नहीं रह गया। चाहे आप उसको साइंटिफिक लेवल पे, फिलॉसफी पे देखिए कि मैंने उदाहरण दिया आपको कि कितने लोग कह सकते हैं कि मैं 8 बजे खाना खा लूंगा और 9:30 बजे सो जाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कमिट? और क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है? आचरण न रखना नियम के विरुद्ध है कि नहीं? डॉक्टर साहब, आप तो बहुत मुल्कों में घूमे हैं, आपने कई लोग इंटरेक्ट भी किया है। हिंदुस्तान के तो आप ही क्या फ़र्क पाते हैं आप जो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में, हिंदुस्तान खास तौर से जो डेवलप्ड कंट्रीज, उनसे क्या? देखिए, हम तो हिंदुस्तान ही डेवलप्ड कंट्री था। हाँ, हाँ, जब ये सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए थे, अनाप शनाप, कहीं भी गंदगी, कहीं भी नाला, कहीं भी बिल्डिंग, जीवन को कैसे भी मोड़ दो, रोटी के चक्कर में कुछ भी गंवा दो। देखिए, ये वी हैव लॉस्ट वैल्यूज इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और ज्यादा पहले की बात नहीं, 30-40 साल पहले मुड़ के देखिए, घरों में लोग बगैर खाए बाहर नहीं जाने देते थे। शाम को लोग साथ में खा के सोते थे। आज तो बच्चा कब घर में आता है, बाप कब आता है, माँ कहाँ रहती है, बातें कब होती हैं। और अगर कहीं वो पिक्चर में कहीं दिखाया जाता है कि पूछा "ये आपके पास गन है", तो वो दिखा कैसे, बोले पास हुए थे क्या, पहले नोट रिजल्ट दिखाओ। सो हमने ये, आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू ए सोशल टर्म। और मुझे निकट भविष्य में कोई बहुत जल्दी या शॉर्टकट उत्तर मिलेगा ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारा प्रयास है कि किस तरह से लोगों को सशक्त बनाया जा सके जिससे कि वो परेशान न। अब उसमें क्या कर, जैसे साधारण सी बात है, जैसे मैंने एक 10 किताबों की श्रृंखला छात्रों के लिए लिखी। तो जो 10वीं पुस्तक है उसमें, जैसे कि आप पूछ रहे करना क्या चाहिए, तो मेरा कहना है कि शॉर्ट में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी। तो कहाँ से आएगा? मेरे उत्तर में मैंने जब पढ़ना शुरू किया कि गायत्री मंत्र, तो उसके जितने रिसर्च पब्लिकेशन थे वो हमने पढ़े और हमने वो किताब छापी कि सैक्रेड रेजोनेंस गायत्री मंत्र फॉर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो हर बच्चे को करना चाहिए 11 साल के बाद 108 बार, उतना तो करना चाहिए। और माता पिता को भी करना चाहिए। मतलब कलेक्टिव कोशिश जब तक नहीं होगी कुछ नहीं, कोशिश ही नहीं करते। कंप्लेन करना है, कोशिश नहीं करना। वही, जब तक कोशिश नहीं होगी कलेक्टिव सबकी। नहीं, हम कहते हैं आप अपने लिए कीजिए, सबके भूल जाएंगे। यू डू। कलेक्टिव मतलब समाज की होता है, इंडिविजुअली सब करेंगे तो समाज नहीं। पहली बात तो परिवर्तन के लिए प्रयास करना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि कहीं से कुछ, मैं आँख बंद करूं सब बदल जाए, आँख खोलो, वो नहीं। वो नहीं। स्कूलों को बदलना चाहिए, स्कूल कम समय के लिए होना चाहिए, ट्यूशन या स्कूल दोनों में से एक होना चाहिए। आप इतना पढ़ा रहे हैं, मतलब आप में बड़ा कंफ्यूजन है, आप क्लियर नहीं है क्या पढ़ाना है। अगर मेरे बच्चे को ट्यूशन भी उसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, वही स्कूल जाना है, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, यू नो, समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। अब ये मानना, आप ना माने तो आपकी जिद है, बट ये तो गलत है। तो आप पहले बच्चे को टाइम तो दें कि वर्जिश करे, फुटबॉल खेले, पढ़े भी, जोक भी पढ़े, पिक्चर भी देखे, टाइम भी हो, ट्रेवल भी ना करना पड़े। अब तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया तो बड़ा अच्छा हो गया कि छोटे छोटे हर हाउसिंग सोसाइटी में स्कूल लग जाने चाहिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेवल टाइम बचना चाहिए। प्लेस लाइक मुंबई जहाँ हम रहते हैं, जहाँ आधे आधे घंटे, लखनऊ में भी देखिए, तो आप बच्चा स्कूल जाएगा, घर आएगा, ट्यूशन में जाएगा, घर आएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। माताओं को रूटीन क्या है, आज बच्चे टेनिस के लिए ले जाना, फिर म्यूजिक के लिए ले जाना, फिर 50 चीज़ों के लिए ले जाना। तो आपको हर चीज़, आप पहले घर को, पहली बात तो ये है कि इट बिगिंस फ्रॉम प्रेगनेंसी।
शादी के बाद बहुत सोच विचार के ये निश्चित करना चाहिए कि मैं माता या पिता बनना चाहता, और एक बार ये सुनिश्चित करने के बाद ये मालूम होना चाहिए कि जीवन का सबसे बहुमूल्य समय वो 9 महीना है जो लौट के नहीं आएगा। अगर वहां कुछ गलत हो गया तो वो जिंदगी भर पछताएगा। मगर हमें उस पे हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि प्रेगनेंसी किस उम्र में होनी चाहिए, शादियां सही उम्र में होनी चाहिए, डिसीजन बच्चा पैदा हो, हम पिता बने माँ बने, ये एक बहुत गुणात्मक डिसीजन है। एक बार डिसाइड करने के बाद में आप ये उम्मीद करना कि मैं तो आखिरी दिन तक काम पे जाऊंगी, छुट्टी क्यों लो। मतलब उनकी देखभाल और पिता का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटिंग, ये सब जो विषय हैं हम इनसे दूर हो गए हैं। मतलब अगर यही हालात रहे तो 10 साल के बाद आप इस सवाल को कहाँ पा। नहीं, मैं तो यही सपने देखता हूँ कि समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जलजला देख चुके हैं, तो अब क्या बिगड़ेगा। एक सवाल का जवाब अभी नहीं मिला आपसे कि जो बाहर कंट्रीज हमारा जो मुल्क है जी, उन दोनों में बेसिक फर्क क्या है इस नजरिए से। देखिए, बाहर कंट्रीज में बहुत से वही घटनाएं नहीं हुई जो हमारे देश पर। जैसे हमारे देश की इकॉनमी पहले बहुत अच्छी थी, फिर बीच में सब अंग्रेजों के राज में, उसके पहले कैसा जीवन जीते थे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इक्वलिटी कितनी थी, उसमें उस तस्वीर में और बाहर के देशों में बहुत फर्क। उनके क्वालिटी लाइफ का एक सबसे बड़ा कारण उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वे आराम से घर में 6 बजे के बाद बैठे रह सकते हैं और उनका जीवन चल सकता है। उनके मन की शांति जरूर अधिक है इस सोशल स्टेबिलिटी के हिसाब। अब अगर हम ये बात कहेंगे तो आप कहते हैं भारत तो आध्यात्मिक जगह, यहाँ तो शांति शांति, जरूर शांति, मगर हर उस शख्स से पूछिए 24 घंटे में 25 घंटे वो परेशान है अगली रोटी और के साथ, क्या अगली बात कल क्या। तो जब ये सवाल है कल क्या, तो ये इन सोशल डिफिकल्टीज की वजह से हम इतने दुख झेल चुके हैं भारतवर्ष में कि ये हालत, ये कोई सरप्राइज नहीं लगता। फिर भी एक कलेक्टिव रेजिलियंस जो हमारी सोसाइटी का है, हमारे समाज का है, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। देखिए, आप सोचिए, हमने एक जब उत्तराखंड में वो हो गया था लैंडस्लाइड, तो हमने एक रिसर्च टीम भेजी थी, अब मुंबई में जो था वहाँ से। तो 2 ग्रुप को हमने स्टडी किया, एक जिनके रिलेटिव लापता हो गए थे और वो साल भर ठहरे थे, और एक जिनके नहीं। तो हमें अंतर क्या मिला, दोनों के रेजिलियंस लेवल काफ़ी अच्छे थे। उनको किसी भी ग्रुप को ये उम्मीद नहीं थी, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आप गवर्नमेंट फाइनेंशियल मदद करे। उनकी ये उम्मीद थी कि हमें ह्यूमन रिसोर्स, हमें मौके पे सहायता, आई शुड फील सपोर्टेड, ये बात उनकी उम्मीद थी। दूसरी बात जो निकल गया है कि इतना नुकसान होने के बाद कि आदमी रिलेटिव गायब हो गया है और दूसरा बंदा वहीं बैठा हुआ है, 1 साल बीत गया है। द लेवल ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ होप इज वेरी हाई, लेवल ऑफ फेथ इज वेरी हाई। उस कंटेंट ने हमें जिंदा रखा है। आवर फेथ हैज, हमारी जो श्रद्धा है, फेथ को हिंदी में हम कहें तो हाँ श्रद्धा, हमारी जो श्रद्धा है, अब श्रद्धा अपने ऊपर, अपने मित्रों पे, अपने माँ बाप पे, समाज पे, सरकार पे, व्यवस्था पे, किसी भी, जिसमें श्रद्धा का क्वांटम अधिक है उसे तनाव कम होता है। जिसे श्रद्धा का क्वांटम अधिक है वो तनाव की बीमारियों से कम सफर होता है। जिसमें श्रद्धा का क्वांटम अधिक है वो दुख को आसानी से पार कर लेता है। इसलिए तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर मैं थोड़ी देर से दे रहा हूँ कि बट फॉर आवर कल्चरल वैल्यूज
इट कुड हैव बीन वर्स। भारतवर्ष की व्यवस्था, हमारी प्रिवेलिंग कल्चरल वैल्यूज़ ने हमें कम तकलीफ दी है। हाँ। इस कंडीशन में कोई और देश बहुत ज़्यादा सफ़र कर। हम लोग बेहतर हैं। या हमारा बात करने का शुक्र है। तो आप और डॉक्टर साहब साइकेट्रिक हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिससे हम अपने वैल्यूज़ को छोड़ेंगे बेहतर नहीं होंगे, लेकिन आगे का समाज तभी बेहतर होगा जब आज अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे पाएंगे, बेहतर वैल्यूज़ दे पाएंगे। और ये तब हो पाएगा जब हम उनकी ज़रूरत बताएंगे। यानी कि वक्त है आप अपने बच्चों से बैठिए, नहीं तो कोटा से जैसी खबरें आती है सुसाइड की वैसे आ सकती है। फिजिकली भी सशक्त करना अपने बच्चों को, तो साथ ही हमको अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर भी सशक्त करना है। आज के लिए बात नहीं, हमको दीजिए इजाज़त। तब आगे फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे साथ, एक नए गेस्ट का। तब तक इजाज़त, नमस्कार।